गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 9 अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप एक बारी वापस से रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को, जहां हमने छोड़ा था वहां तक एक बारी पढ़ लेना, ताकि आपका जो पीछे का जो रह जाता है, आपका गैप ज़्यादा रहता है क्लास में, तो आपको वापस से जो है रिवाइज हो जाता है। तो इस क्लास को लेने से पहले आपको पहले वाला जो पढ़ाया गया है उसको पढ़ना है, फिर जो है आपको आगे कंटिन्यू करना है। हम गृह युद्ध को पढ़ चुके थे और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं समाजवादी समाज का निर्माण। किस प्रकार से गृह युद्ध के बाद में जो है यहाँ पर समाजवादी जो है समाज का निर्माण होता है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। यहाँ पर उद्योगों का और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है। सभी कुछ जो है उद्योग और बैंक जो है किन के हाथों में जा रहे हैं? गवर्नमेंट के हाथों में। ठीक है। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए, यहाँ पर देखिए, जमीनों पर छूट दे दी थी, उसकी समाजीकरण किया गया है। यहाँ पर जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे सामूहिकता क्या होती है। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। इसी आधार पर इन्होंने पंचवर्षीय योजना बनाना शुरू किया। देखिए, अब यहाँ पर जो है गवर्नमेंट धीरे धीरे अपना रूप लेती जा रही है। सरकार का निर्माण हो रहा है, केंद्रीकृत हो रही है। इसका मतलब कि सबका जो जिस प्रकार से भारत में एक केंद्रिक सब पूरा जो है सारा जो है जो भारत की जो बागडोर है किनके हाथों में? गवर्नमेंट, एक केंद्रीकृत संस्था जो दिल्ली से पूरी गवर्नमेंट चलती है पूरे भारत के ऊपर। एक दिल्ली पर से जो है पूरे भारत पर नियंत्रण रहता है, वहाँ से केंद्रीकृत सरकार चलती है। उसी प्रकार से यहाँ पर रूस में यहाँ पर केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू हो चुकी है। और यहाँ पर इस तरह से जो इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था जो होती है, उस पर ध्यान दिया जाने लगा कि किस प्रकार से जो है हमारे देश की, हमारे क्षेत्र की किस प्रकार से हम आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो उस पर काम किया जाने लगा। तो जब उन्होंने सोचा कि हम आर्थिक व्यवस्था को यानी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से सुधारा जाए, तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला? इन्होंने निकाला पंचवर्षीय योजना कि हम क्या करेंगे, 5 वर्षों के क्या क्या करना है, हमें आने वाले 5 वर्षों तक क्या क्या कार्य करने हैं, उनका उन्होंने पहले ही क्या लगाया? अनुमान लगाया कि हमें इन 5 सालों में हमें हमारे देश के, हमारे क्षेत्र के सुधार के लिए ये सारे कार्य करने हैं, ताकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी आर्थिक स्थिति है हमारे देश की, उसको क्या किया जा सके? सुधारा जा सके। ठीक है, आगे देखिए। तो इस प्रकार से 5 साल का लक्ष्य, यानी कि 5 साल में उनको क्या क्या करना है, उनकी गवर्नमेंट को ये पंचवर्षीय योजनाएं बनाना शुरू की। पहली 2 योजनाएं, इनका टाइम पीरियड क्या था? 1927 से 1932। ये जो हमारे भारत में जो 5 वर्षीय योजना है, ये यहीं से आई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जाते हैं यहाँ पर भ्रमण करने के लिए, और जब वह देखते हैं कि यहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं, इस प्रकार की योजना बनाकर इनकी गवर्नमेंट चल रही है, तो वह यही व्यवस्था जो है हमारे भारत में लेके आते हैं। इसी कारण ये योजना जो हम अपनाते हैं हमारे भारत में, ये यहीं से आई है। पंचवर्षीय योजना ये भारत में भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर रूस में 1927 से 1932, 1933 से लेकर 1938 तक 2 योजनाएं चली यहाँ पर। इसके दौरान क्या हुआ? 5 वर्ष जो ये पंचवर्षीय योजना है, इसके दौरान जो ये टाइम पीरियड में हुआ, इस टाइम पीरियड के बाद में क्या हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर किसका विकास हुआ, किसको बढ़ावा दिया गया? औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया। उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें क्या कर दी? स्थिर कर दी। ना तो घटाई उन्होंने उनकी कीमतें, ना ही क्या की उन्होंने बढ़ाई, तो स्थिर कर दिया एक जगह पर। यानी कि ना तो बढ़ा सकते हैं, ना ही उसको घटा सकते हैं, जितनी है उतनी ही रखी गई। आगे देखिए, केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली और उनके आर्थिक विकास को भी क्या मिल रही है यहाँ पर, उसके बाद में गति मिल रही है। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले, स्टील के उत्पादन में कितना 100% क्या हुई है यहाँ पर? वृद्धि हुई है। और नए नए औद्योगिक शहर की भी क्या आए हैं? अस्तित्व में आने लगे हैं। तो उनकी जो ये कार्य प्रणाली थी, पंचवर्षीय योजना, यहाँ पर सफल होती नजर आ रही है। आगे देखिए, मगर देश निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियाँ खराब होने लगी। मैग्निटोगॉर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी। यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हुई और कार्य भी कितने तेजी से चलने लगा। लेकिन तेजी से करने वाले कौन थे? वह मजदूर थे।
जब मज़दूरों को निरंतर कार्य करना पड़ा तो उनकी स्थिति कैसी हो गई, ख़राब हो गई। उनकी स्थिति बहुत, उनकी ज़िंदगी कैसी गुजारनी पड़ी, बड़ी सख्त ज़िंदगी गुजारनी पड़ी उन मज़दूरों को, क्योंकि उनको उनके कार्य में क्या करना था, गति करनी थी, जल्दी से जल्दी कम समय में जो है उनको उनकी स्थिति में सुधार करना था। ठीक है, तो ये जो है इसकी स्थिति का कार्य स्थितियाँ किसकी ख़राब होने लगी हैं यहाँ पर, उन मज़दूरों की, जिसका नतीजा क्या निकला, पहले ही साल में 550 बार काम रुका। रिहायशी क्वार्टरों में जोड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़ कर जाते थे। मतलब कि यहाँ पर शौचालय कितना है, दूर है, गर्मी इतनी पड़ रही है और वहाँ पर जो है आने जाने में भी इनको जो है इस तरह से दिक्कत का सामना इनको जो है देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मज़दूरों को एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई। फैक्ट्री कामगारों में किसानों को विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। बाद में जब इस प्रकार की स्थिति देखी गई तो उसके बाद में जो है उन मज़दूरों के लिए भी जो है, किसानों के लिए, कामगारों, फैक्ट्री के लिए, उनके लिए जो है विश्वविद्यालय में जो है एंट्रेंस जो दाखिला है उनका दिलाने के लिए जो है इंतजाम किए गए, व्यवस्था की गई इस प्रकार की। ये जो नया शब्द है स्वायत्ता, यानी अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार। ठीक है, जो घुमंतु लोग थे, ऐसे लोग जो कि एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे बल्कि अपना आजीविका की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते आते थे, उनकी कार्य स्थितियाँ, काम के हालात के हिसाब से जो है ये स्वायत्ता वाली चीज़ आई है, स्वयं का अधिकार वाली। घुमंतु एक अलग वर्ड है, स्वायत्ता एक अलग वर्ड है। ये जो है आपको पढ़ना है फिर से। जो भी आपका इस ये कलर्ड में इस प्रकार के बॉक्स में जो भी लिखा हुआ होता है वो आपको पढ़ना होता है और ध्यान देना होता है उनकी बातों पर। जहाँ समझ में नहीं आता है मुझसे पूछना है आपको। ये देखिए, यहाँ पर आपके कुछ फ़ोटोज़ दे रखी हैं। कारखानों को समाजवाद के प्रतीक की तरह माना जाता है। यहाँ पर कारखाने की फ़ोटोज़ दे रखी हैं। 30 के दशक में सोवियत रूस के एक स्कूल में पढ़ते बच्चे पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान मैग्नेटोगर्स का एक बच्चा किस प्रकार से यह जो है यहाँ पर काम कर रहा है, यह बच्चा, क्योंकि काम में तेज़ी लानी थी, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, काम में जा रहे हैं, मजदूर बनते जा रहे हैं, उसके कारण ही तो यहाँ पर जो है वापस एजुकेशन स्टार्ट किया गया। 30 के दशक में एक कारखाने का भोजन कक्ष, इतने सारे मजदूर एक साथ में काम कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वह एक साथ में बैठकर खाना खाया करते थे। इस प्रकार से जो है उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किया है, क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान जो है उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा खराब हो चुकी थी। आगे देखिए, महिलाएं कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियाँ खोल दी गई, सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई, मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। उनमें व्यवस्था तो की गई मजदूरों के लिए, उनके लिए जो है स्वास्थ्य संबंधी सस्ती और स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की गई, उनके लिए मकान भी बनाए गए, लेकिन ये सुविधा सभी को उपलब्ध नहीं हो पाई। ठीक है, अगला पॉइंट रहता है हमारा स्टालिनवाद एवं सामूहिकीकरण। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ है। 1927 से लेकर 1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी, उसमें ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ पर अर्थव्यवस्था खराब हुई थी 1927-1928 में रूस के शहरों में। खेती, शुरुआती दौर में जो उनकी खेती थी, उनकी खेती जो है पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था, मतलब कि खेती इतनी अच्छी नहीं हुई थी। सरकार जो है उनसे, किसानों से जो उत्पादन जो है वह कम पैसों में ख़रीदना चाहती थी, लेकिन किसान भी जो है उस स्थिति में कीमत जो है उस कम पैसों में या उस कम कीमत पर सरकार को बेचने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो यहाँ पर जो है अनाज जो है कीमतें जो हैं बढ़ रही हैं, यहाँ पर अनाज की कमी हो रही है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। आगे देखिए, लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए, यहाँ पर स्टालिन जो है आता है, ये व्यक्ति जो आपका फोटो दे रखी है, स्टालिनवाद जो है, स्टालिन आता है, उस स्थिति से निपटने के लिए वे कुछ कदम उठाता है। क्या कदम उठाता है? उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्या होता है, कभी कभार आपको पता होगा कि बीच के कुछ टाइम पीरियड में हमारे यहाँ पर प्याज जो है 100 किलो 150 किलो इतना महंगा मिल रहा था। इसका कारण क्या था? इतना महंगा प्याज क्यों मिल रहा था? कुछ किसान या कुछ लोग ऐसे बीच में, जो किसान और गवर्नमेंट के बीच में काम करते हैं,
जिनका किसानों से खरीदने का, गवर्नमेंट तक पहुंचाने का या हम तक पहुंचाने का बीच में काम रहता है, वह क्या करते हैं कि किसानों से कम कीमत पर एक साथ में वह चीज़, वह उत्पादन, वह कृषक सामान जो है एक साथ में खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद में उसका भंडार करके रखते हैं। जब वह भंडारण अधिक करने के बाद में जब उसमें उत्पादन में जब कमी आने लगती है, जब बाज़ारों में उत्पादन जो है कम देखने को मिलता है, उत्पादन अधिक नहीं होता है, तब वह उस उत्पादन को बाहर निकालते हैं, उसको अधिक कीमत पर बेचना स्टार्ट करते हैं। ऐसी ही स्थितियाँ जब हम रूस के विषय में पढ़ते हैं तो रूस में भी इसी प्रकार की स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। जब उत्पादन कम देखने को मिल रहा है, तब जो किसान या व्यापारी जो है वह क्या सोच रहा है कि कीमत जब बढ़ेंगे तब जो है हम हमारा अनाज जो है तब निकालेंगे और बेचना स्टार्ट करेंगे। जब हमारे अनाज की जब कीमत बढ़ जाएगी तब हम जो है बेचना स्टार्ट करेंगे। आगे देखिए, ऐसी स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना, व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। यहाँ पर देखो आगे ये बात लिखी हुई आ गई है कि जो उन्होंने अनाज को जमा कर रखा था उनको जब्त करना था। यह यहाँ पर स्टालिन ये सब कार्य कर रहे हैं इस स्थिति को काबू में लाने के लिए। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों में जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। इस प्रकार की जो है स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं रूस में। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। जब इसके बाद भी अनाज में कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकरण का फैसला लिया गया। इस फैसले के पक्ष में यह तर्क यह दिया गया कि इस फैसले के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। जब यह एक बात सामने आई कि अनाज में कमी किस कारण से आ रही है, क्या कारण है कि अनाज में हमें कमी देखने को मिल रही है, इसका कारण था खेतों का आकार छोटा होना, अनेक भागों में खेतों का जो है विभक्त होना, यह एक कारण देखा गया है। 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई थी। फलस्वरूप ज़्यादातर जो किसान थे, किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था, यानी कि जो नई तकनीकें हैं वह नहीं अपनाई जा सकती थी क्योंकि खेत क्या थे, छोटे थे। आधुनिक खेत विकसित करने, उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना, किसानों से जमीन छीनना और राज्य नियंत्रण यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेतें बनाना जरूरी माना गया। जब यह देखा कि खेत अनेक छोटे छोटे भागों में बटे हुए हैं, जब इस प्रकार से विभक्त है खेत, तब उन्होंने क्या किया कि अलग अलग किसानों की ज़मीन सरकार ने क्या की, खरीद ली। खरीदने के बाद में उनका क्या कर दिया, सामूहिकरण कर दिया, एक साथ कर दिया, ताकि बाद में जो है जब ये पूरी एक जैसी हो जाएगी तब इन पर जो है जो आधुनिक तकनीकी के द्वारा जो है उन पर कृषि की जाएगी। इस प्रकार की जो है प्रणाली यहाँ पर अपनाई जा रही है सरकार के द्वारा। इसके बाद जो स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ और 1929 में पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती में काम करने का आदेश जारी किया कि अभी सभी जो है एक साथ काम करेंगे खेतों में। ज़्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व को सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोलखोज के मुनाफे को सभी किसान के बीच बांट दिया जाता था क्योंकि सभी एक साथ में काम कर रहे हैं इस कारण से। तो खेती का सामूहिकरण इस प्रकार से किया जा रहा है। खेत जो बटे हुए थे, अलग अलग भागों में विभक्त थे, पहले तो उनका एक साथ में किया, फिर जो है उनके साथ में किसानों के द्वारा सामूहिक खेती करने का निर्णय लिया गया स्टालिन के द्वारा। स्टालिन जो है इसका ये कृषि के अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए स्टालिन का जो नाम है रूस में इम्पोर्टेंट रहता है आपका। वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। किसानों इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया। किसानों को जो है यह तरीका जो है वह अच्छा नहीं लगा, उसका विरोध करते हैं वह, और इस कारण से वह क्या कार्य करते हैं, जानवरों को ख़त्म करने लगते हैं। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई थी क्योंकि वह जानवरों को मारना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। इस कारण से सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला दे दिया गया। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे न तो अमीर है और न ही क्या है समाजवाद के विरोधी हैं, वे बस विभिन्न कारणों से खेतों पर काम नहीं करना चाहते थे। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1933 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिससे 40 लाख से ज़्यादा लोग क्या हुए, मारे गए। सामूहिकीकरण किया जाता है, लेकिन इससे कुछ
खास जो है उत्पादन में वृद्धि नहीं देखी जाती है, बल्कि फसल के बाद इस प्रकार का अकाल पड़ता है बाद में कि 40 लाख से ज़्यादा लोग जो है मर जाते हैं, मारे जाते हैं। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे। जो ये सामूहिकीकरण की व्यवस्था की गई थी इनकी गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बाद में लोग आलोचना करते हैं क्योंकि उसका कुछ खास परिणाम जो है लोगों में देखने को नहीं मिला था। स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। उनका यह मानना था कि जो आलोचक थे, यानी कि जो आलोचना करने वाले थे, उन्होंने कहा कि यह जो है हमारे खिलाफ क्या रची गई है, साजिश रची गई है। इस प्रकार का जो है आरोप भी लगाते हैं उन गवर्नमेंट पर। देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए। 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेलों में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया था। ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, उसके बावजूद भी जो है इस प्रकार से जेलों में भी लोगों को भेजा जा रहा था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों को यातनाएं दे देकर उनसे इस आशय का बयान लिखवा दिए गए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया है। इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया और इनमें कई प्रतिभावान पेशेवर लोग भी थे। जब इस प्रकार के आलोचक रहे जो इस प्रकार के आरोप भी लगा रहे थे साजिश रचने का, तो बिना किसी सबूतों के, बिना किसी गवाहों के उन लोगों को जो है जेलों में भेजा जा रहा था, उनको यातनाएं दी जा रही थी, उनको परेशान किया जा रहा था बिना किसी, और उनसे ये बयान भी लिखवाए जा रहे थे कि उनके द्वारा जो है इस प्रकार की साजिशें रची गई हैं, और उनको मारा भी जा रहा था। इस प्रकार के रूस में अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी स्तर जो है वो बहुत घट चुका होता है। इस प्रकार की स्थिति हमें देखने को मिलती है, जिससे अकाल के कारण, एक भूखमरी के कारण जो है 40 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं उस समय मारे जाते हैं। इतनी दयनीय स्थिति सिर्फ रूस में देखने को मिलती है और कहीं नहीं। ठीक है, अब देखिए यह यहाँ पर ये वाली जो चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर, ये आपको पढ़ना है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में जो है हम रूसी क्रांति, सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव जो रहता है, विश्व स्तर पर इसका क्या प्रभाव रहता है, उसको हम कल पढ़ेंगे और चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जहाँ तक पढ़ाया गया है उसको अच्छे से पढ़ना है और रिवाइज करना है ताकि आपको कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।